अभी लग्न सारिणी क्या होती है? तो पूर्व क्षितिज पर उदित हो रही राशि जिसे लग्न राशि कहते हैं। और हर भौगोलिक स्थान की लग्न समय सारिणी भिन्न भिन्न होती है। हर भौगोलिक स्थान के अक्षांश रेखांश भिन्न होते हैं। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो मैं बता देता हूँ कि अभी हमारे समय के हिसाब से बजे है 6:22। लेकिन ये पूरे भारत का समय नहीं है। लेकिन भारत के सारे व्यवहार ठीक से चले इसलिए पूरे भारत में यही समय माना जाता है। अगर इसी क्षण अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में अभी आधा घंटा यानी हम 6:30 पकड़ते हैं तो वहाँ अभी 6 बजे होंगे। अगर बांग्लादेश का देखते हैं तो 5:30 बजे होंगे। तो ये भारत पूरा 5:30 बांग्लादेश का और 6:30 पाकिस्तान का। तो 1 घंटे का जो अंतर है ये पूरा भारत में है। यानी पूर्व दिशा से अगर हम समय देखते आते हैं तो वो पश्चिम दिशा तक पहुंचते पहुंचते यानी हम आसाम या मेघालय अरुणाचल प्रदेश से देखते हैं और यहाँ हम द्वारका तक आते आते पूरा 1 घंटे का अंतर होता है। तो हर समय हर जगह के लिए हम अलग घड़ी नहीं रख सकते हैं। इसलिए भारत के लिए जो समय है उसे आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन हर जगह का समय अलग अलग होता है। वो समय कैसे मिलेगा? तो उसकी समय की सारिणी है वो कैसे ढूंढना है वो आगे बता दूंगा। वो अक्षांश रेखांश के हिसाब करके थोड़ा सा गणित करके हर स्थान का हम जन्म समय वो समय निकाल सकते हैं। अगर आपके जन्माक्षर बने हैं तो उसमें भी जन्म के 2 समय लिखे होंगे। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी लिखा होगा और स्थानिक जन्म समय ऐसा भी लिखा होगा। स्थानिक जन्म समय अर्थात हमारा जन्म जिस शहर में हुआ है उस शहर के अक्षांश और रेखांश देखकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को वो स्थानिक समय में उसको रूपांतरित करके फिर हम ये सारे ग्रहों की स्थिति देखते हैं। तो वो भी पूरा आएगा आगे। लेकिन ये केवल आपको समझ बने इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हर भौगोलिक क्षेत्र का समय अलग अलग होता है तो अलग अलग समय के कारण उस क्षेत्र के पूर्व क्षितिज पर उदित हो रहे लग्न की जो सारिणी है उसका भी समय भिन्न भिन्न होता है। ये 360 अंश के 12 राशि है। उसे अगर हम 12 राशि से भाग करते हैं तो मोटे तौर पर अंदाज से 2 घंटे का समय होता है। लेकिन ऋतुमान जैसे जैसे बदलता है, जैसे ठंड की ऋतु में दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, या फिर गर्मी में दिन बड़ा होता है रात छोटी होती है, तो उसमें थोड़ा सा अंतर आता है। लेकिन फिर भी लग्न का लघुत्तम और महत्तम समय क्या होता है? तो कम से कम 1 घंटा 37 मिनट का कम से कम लग्न होता है और अधिक से अधिक 2 घंटे 14 मिनट का होता है। पारंपरिक ज्योतिष में यही 2 घंटे तक उस शहर में उस गांव में उस क्षेत्र में जो भी बच्चे जन्मेंगे उनकी कुंडली एक समान रहेगी 2 घंटे तक। जब तक लग्न बदलता नहीं है वो 2 घंटे या फिर वो जितना भी ये 2 घंटे का समय है उसमें जितने बच्चे उस क्षेत्र में जन्मेंगे उनकी कुंडली वही रहती है। जैसे अगर हम मुंबई का विचार करें तो मुंबई में हर 2 घंटे में जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली वो वही रहती है, उसमें बदलाव नहीं होता है क्योंकि वो लग्न के आधार पर चलती है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो हर 4 मिनट में बदलती है क्योंकि वह केवल लग्न नहीं देखते हैं। वो लग्न का स्वामी जो है वो किस नक्षत्र में है और वो किस उप नक्षत्र में है वो आगे आएगा। लेकिन अंदाज से हर 4 मिनट में कुंडली बदलती है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर जुड़वा भाई है तो उनकी भी कुंडली बदलने की संभावना रहती है यहाँ पर। क्योंकि उनके भी जन्म के समय में थोड़ा सा अंतर रहता है तो उसमें अगर वो उप नक्षत्र स्वामी बदल गया तो भी उनके जन्माक्षर में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। लेकिन वही पारंपरिक में उसमें बदलाव की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि वो 2 घंटे तक नहीं बदलता है।
यह जो आकृति है, इसमें राशि और नक्षत्र दोनों साथ में दिए हैं। ये मेष राशि है। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है, पूरा भरणी नक्षत्र है। ये जो इसके चार चरण, ये दूसरे नक्षत्र के चार चरण और तीसरे नक्षत्र का एक चरण, ऐसे कुल एक राशि में 9 चरण होते हैं। यहाँ लिखा है कि हर नक्षत्र 13 अंश 20 कला का है। दोनों मिला के 26 अंश 40 कला हो गए। और ये दो पूरे और ये 1/4 एक चतुर्थांश, ये मिला के पूरा ये 30 अंश का एक राशि हो गया। वैसे दूसरी राशि, उसमें 2.25 नक्षत्र, तीसरी राशि उसमें 2.25 नक्षत्र, ऐसे करते ये पूरा 12 राशि का चार्ट है, जिसे राशि और नक्षत्र के संबंध समझने के लिए आसानी होगी इसलिए दिया है। आपको जो भी लगता हो कि ये स्क्रीनशॉट लेने जैसा है तो आप वो लेके रख सकते हैं। ये तिथि का चार्ट है। चंद्र की 16 कलाएं होती है और हर तिथि में वो कला कैसे बदलती है वो सारा दिया हुआ है। इसका भी आवश्यक हो तो आप ले सकते हैं। ये पूर्णिमा है और ये अमावस्या है। ये जो चंद्र का दिख रहा है, हमें जो कलाएं दिख रही है, ऐसी कला हमें कितने बजे दिखाई देगी उस तिथि को, वो समय भी दिया हुआ है कि वो समय पे अगर हम देखेंगे तो ऐसा चंद्र हमें दिखाई देगा उस तिथि के दिन। पहले भी बताया था कि मान लो ये सूर्य है, ये अपना पृथ्वी है और ये चंद्र है। ये सूर्य पृथ्वी के बीच में ही चंद्र है, साथ में ही आते हैं। तो वो अमावस्या होती है और जैसे सूर्य और चंद्र के बीच में 12 अंश का अंतर होता है तो तिथि बदलती है। भारतीय पंचांग की थोड़ी विशेषता देखते हैं तो पता चलेगा हमें कि क्या विशेषता है इसकी। भारत में मुख्य रूप से 30 प्रकार के पंचांग का उपयोग होता है। वैसे पंचांग तो सैकड़ों प्रकार के हैं, लेकिन अधिकतर पंचांग का उपयोग जो होता है वो 30 प्रकार है। तिथि को 4 से भागाकार करते हैं और 3 से गुणाकार करने से जो समय मिलता है वो समुद्र में ज्वार का समय होता है, यानी हाई टाइड। हाई टाइड का समय कैसे निकालना है? जो भी तिथि होती है, अभी हमें इसका गणित करने के लिए आसानी हो तो अगर मैं कहूँ कि आज चतुर्थी है, तो आज समुद्र में ज्वार कितने बजे आएगा? चतुर्थी का अर्थ होता है 4। तो 4 से 4 को भागते हैं तो उत्तर आएगा 1। उसको अगर 3 से गुणते हैं तो उत्तर आएगा 3। तो 3 बजे समुद्र में सबसे अधिक ज्वार होगा। आज है एकादशी। अगर 11 को 4 से भागना और उसको 3 से गुणा करना, जो भी समय आएगा वो आज के लिए वह समुद्र में, ये एग्जैक्ट समय नहीं मिलता है ऐसे में, लेकिन मोटा मोटा हमें अंदाज आ जाता है। एग्जैक्ट समय तो उसके लिए भी कैलकुलेशंस पे पूरा है, अगर किसी को जानना है तो वो भी सीख लेंगे। लेकिन मोटा मोटा हमें ये पता चल जाता है। अभी आगे देखते हैं। सूर्य नक्षत्र में अमावस्या होगी और उसी दिन संध्या काले प्रतिपदा आरंभ होती है, तो उस दिन निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण होता है। तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारी जानकारी के लिए है ये। सूर्य नक्षत्र में अमावस्या होती है और उसी दिन संध्या काले प्रतिपदा आरंभ होती है, तो उस दिन निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण होता है। वैसे ही कृष्ण पक्ष में तृतीया को जो नक्षत्र होगा, उसी नक्षत्र पर अगर पूर्णिमा आती है
तो उस दिन निश्चित चंद्र ग्रहण होता है। यानी सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है, उसका कैलकुलेशन करने का साधन हमारे पास नहीं है, लेकिन पंचांग देखकर हम बता सकते हैं कि ये इस दिन चंद्र ग्रहण निश्चित है या नहीं है। हर 33वां या 34वां महीना अधिक मास होता है। अधिक मास क्यों होता है उसका भी विवरण हमने आगे देखा था। तो ये 33वां या 34वां महीना जो होता है वो अधिक महीना होता है। लेकिन इसके साथ क्षय मास भी होता है। 141 वर्ष के बाद क्षय मास, जैसे अधिक मास यानी गत वर्ष में श्रावण महीना अधिक महीना था, यानी उस वर्ष में 2 बार श्रावण होता है। वैसे जैसे क्षय तिथि होती है वैसे क्षय मास भी होता है। 141 वर्ष के बाद क्षय मास होता है और उसके तुरंत 19 वर्ष बाद दूसरा क्षय मास होता है। ये 19 वर्ष का क्षय मास होने के बाद फिर से 141 वर्ष के बाद क्षय मास आएगा और उसके तुरंत 19 वर्ष के बाद क्षय मास आएगा। ऐसे ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। क्षय मास की भी उसमें एक मास कम हो जाता है। हर 19 वर्ष के पश्चात तारीख और तिथि एक ही दिन आएगी। यानी अपनी जन्म की तारीख, अंग्रेजी तारीख और अपनी तिथि, वो हर वर्ष अलग अलग आती है। लेकिन हर 19 वर्ष में एक बार वो तिथि और तारीख एक ही दिन आती है। ये आप अनुभव कर सकते हैं। जितनी भी तिथियां हैं हमारी, वो हर तिथि कभी वृद्धि होती है कभी क्षय होती है, लेकिन एकमात्र तिथि है जो अक्षय तृतीया, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। वो हमेशा सूर्योदय के समय होती ही है। हमेशा नहीं, उसका जिस दिन आती है उस दिन। बाकी सभी तिथियों का क्षय होता ही रहता है, लेकिन अक्षय तृतीया केवल एक ऐसी तिथि है कि जिसका क्षय आज तक कभी नहीं हुआ है, ना ही आगे होने वाला है। इसके साथ अधिक महीना कभी भी मार्गशीर्ष, पौष और माघ में नहीं आता है। ये 3 महीने छोड़कर बाकी सभी महीने जो है वो अधिक मास के हो सकते हैं, लेकिन ये मार्गशीर्ष, पौष और माघ, ये 3 महीने कभी अधिक के नहीं बनेंगे। ये हमारे पंचांग की कुछ विशेषताएं मुझे जो ध्यान में आई थी वो मैंने यहाँ बताइए। इसके अलावा आपके भी ध्यान में अगर कुछ आती है ऐसी विशेषताएं तो वो भी आप समूह में साझा कर सकते हैं।